हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे कि उसकी जलवायु है कैसी और बारिश कैसे होती है किस मानसून के कारण। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग जो है 2 वीडियोस करेंगे, तो एक वीडियो में आधा हो पाएगा और जो है एक वीडियो में फिर पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो हम लोग जो है समझते हैं पहले कुछ टर्म के बारे में, जैसे जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट जिसको बोला जाता है। तो जलवायु क्या होता है, देखो अगर हम जो है किसी देश के भीतर जो है, अगर कोई देश है उसके भीतर हवाओं की दिशा के बारे में पढ़ें कि उसकी दिशा कैसी है, और उसके बाद फिर वहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है, वर्षा कैसी होती है, और वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या है। अगर इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसी इस पॉइंट को अध्ययन करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है, जलवायु के अंतर्गत आता है। तो जलवायु के अंतर्गत जो है किसी देश के भीतर जो है तापमान, हवाओं की दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दाब का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं जलवायु समझ में आ गया होगा। या फिर ये देखिए कि वायुमंडल में जो है, वायुमंडल की वो अवस्था जो बहुत लंबे समय तक जो है विद्यमान रहती है, जलवायु कहलाता है। कहने का मतलब 25-30 साल तक वही रहेगा, ठीक है, 25 से 30 साल तक वही रहेगा। तो वायुमंडल की वह अवस्था जो कि लंबे समय तक जो है विद्यमान रहती है क्या कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है, जलवायु कहलाती है। इसके बाद मौसम देख लेते हैं। तो मौसम क्या होता है, वायुमंडल की वह अवस्था जो क्या होता है, थोड़े समय के लिए होती है। कहने का मतलब मिनिमम टाइम पीरियड के लिए रहता है और ये बदलता रहता है। इसीलिए कहते हैं ना मौसम की तरह बदलना जाना, इसका मतलब मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये वायुमंडल की वो अवस्था है जो कि थोड़े थोड़े समय पर जो है चेंज होता रहता है, इसी को बोला जाता है मौसम। तो मौसम क्या होता है, चेंज होता रहता है। जबकि जलवायु क्या होती है, जलवायु जो है 25 से 30 सालों तक लगभग एक जैसी ही रहती है। तो जलवायु और मौसम में डिफरेंस पता चल गया। बेसिकली वायुमंडल का वह रूप जो कि ज्यादा लंबे समय तक विद्यमान रहता है उसको बोला जाता है जलवायु, और वायुमंडल की वह अवस्था या रूप जो कि थोड़े समय के लिए रहता है बोला जाता है मौसम। अब समझ लेते हैं भारत की जलवायु जो है वो कैसी है। तो भारत की जलवायु के बारे में कहा जाता है, इसकी जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय। अब देखो इसका पता कैसे चलेगा, ये ग्लोब है, ग्लोब पर जो है ये क्या है, भूमध्य रेखा है। इसके 23.5 डिग्री पर जो है क्या है, कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय। और भारत की स्थिति यहाँ पर है, भारत के बीचों बीच से क्या होकर गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब क्या होगा कि भारत जो है स्थिति कहां पर है, भारत की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो भारत की स्थिति कहां पर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो भारत की स्थिति पता चल गया किस क्षेत्र में है, तो उष्णकटिबंधीय क्लियर हो गया। अगर भारत की स्थिति देखेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग जो है मैप भी लिए हैं, तो देख सकते हैं भारत जो है यहाँ पर है। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर ये कर्क रेखा जा रही है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो है तो भारत की स्थिति कहां पर है, उष्णकटिबंधीय में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इसलिए भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। तो यहां से एक टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम मानसून वर्ड को समझते हैं। तो मानसून जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है, मौसम शब्द से है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलना। तो हमारे यहाँ ऐसा ही रहता है, हवाओं की दिशा जो है ऋतु, जैसे ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, तो हवाओं की दिशा बदल जाती है। और हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलना ही क्या कहलाता है, मानसूनी कहलाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे है। अब देखो जलवायु को क्या क्या कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो जलवायु को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे
उस स्थान से समुद्र की दूरी, जहां की जलवायु की बात हो रही है, जैसे भारत की जलवायु की बात हो रही है, तो इसकी समुद्र से दूरी कहाँ पर, समुद्र से दूरी कितना, जैसे केरल हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर हो गया मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर जो है हिंद महासागर के नीचे, भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो देखते हैं कि महासागर से या फिर जो है जो समुद्र है वहां से उस स्थान की दूरी कितनी है जहां पर हमें जलवायु का पता लगाना होगा, पता लगाना है। तो उसके दूरी पर भी निर्भर करता है कि उस स्थान की समुद्र से दूरी कितना है और वह किस अक्षांश पर स्थित है, ये भी डिपेंड करता है। वो किस लैटिट्यूड पर है, किस अक्षांश रेखा पर है। जैसे यहाँ पर है इस अक्षांश पर, कि इस अक्षांश पर, किस अक्षांश पर, अलग अलग अक्षांश रेखा पर स्थित क्षेत्र की जलवायु जो है अलग अलग होती है। तो अक्षांश रेखा भी जो है क्या हो जाएगा, ये भी डिफाइन करता है कि जलवायु कैसी होगी। उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, मान लेते दोनों एक ही अक्षांश पर है लेकिन उनकी ऊंचाई में डिफरेंस है। तो ऊंचाई में अगर डिफरेंस है तो इस कारण से उनकी जलवायु में डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि शिमला और अमृतसर, इसमें जो है जलवायु में क्या पाया जाता है, अंतर क्यों पाया जाता है। तो अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि इनकी ऊंचाई डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंट है। शिमला ज्यादा ऊंचाई पर है जबकि अमृतसर क्या है, कम ऊंचाई पर है। शिमला क्या है, ज्यादा ऊंचाई पर है, जबकि अमृतसर क्या है, कम ऊंचाई पर है। जबकि दोनों क्या है, एक ही लैटिट्यूड पर है, एक ही अक्षांश रेखा पर है। तो अक्षांश रेखा सेम है लेकिन दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, इस कारण से दोनों की जलवायु में अंतर पाया जाता है। इसके बाद पहाड़ों की स्थिति, जितने पहाड़ हैं अगर देखा जाए, अगर पहाड़ कहीं पर है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, अराकानियोमा की पहाड़ियां हो गई, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हो गई, तो पहाड़ियों की स्थिति भी, और यहाँ पर पश्चिमी घाट हो गया, तो पहाड़ों की स्थिति भी जलवायु को डिफाइन करती है कि वहां की जलवायु कैसी होगी। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में समुद्र से दूरी कितना होगा, किस अक्षांश पर होगा, ऊंचाई पर, और उसके बाद फिर पहाड़ों की स्थिति पर डिपेंड करता है। यहाँ से जलवायु को भी समझ लिए कौन कौन से कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। देखो हवा चलती कैसे है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे सन रहता है, सूर्य रहता है, सूर्य के कारण मान लेते हैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, सूर्य के नीचे हाई टेम्परेचर रहता है। जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो यहाँ की हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो ये यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। जब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान कम होगा, और जो है जब टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो प्रेशर का मान क्या होता है, कम हो जाता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। और जब जहां पर प्रेशर में डिफरेंस आता है, कहने का मतलब कहीं का प्रेशर ज्यादा है और कहीं का प्रेशर कम है, तो कहीं का प्रेशर ज्यादा है और कहीं का प्रेशर कम है, तो हवाएं क्या होंगी, ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, हवा मूव करेगी। तो हवा कहां पर, कहने का मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हवा जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कह सकते हैं, या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये हवा जो है, हवा चलने का कहीं ना कहीं रीजन सूर्य से है और तापमान डिफरेंस से है। जो तापमान डिफरेंस होगा तो वहां पर प्रेशर के एरिया उत्पन्न होता है, जहां पर हाई टेम्परेचर रहता है लो प्रेशर होता है, जहां पर लो टेम्परेचर रहता है वहां पर हाई प्रेशर रहता है, और हवा जो है वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। तो देखो क्या होता है, जैसे दक्षिण मानसून पौने जो है जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ से हवा भी पता चल गया कैसे चलती है। अब जैसे क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में, क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर होता है, ध्यान देना, सूर्य जो है कर्क रेखा पर होता है ग्रीष्म ऋतु में। और जब कर्क रेखा पर होता है इसका मतलब सूर्य कर्क रेखा पर है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर होगा। इसी तरीके से जो है यहाँ पर लो प्रेशर हो गया। जो हिंद महासागर है अगर देखा जाए, क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर का क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि ये दूर है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो हवा क्या होती है, हिंद महासागर से चलती है और भारत की तरफ जाती है।
अब यहाँ पर किस दिशा में मुड़ेगी, इसके लिए कोरियालिस बल्ब की परिकल्पना की जाती है और इसके हिसाब से जो है हवाओं की गति की दिशा पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है हवा जो है हिंद महासागर से भारत की तरफ चलती है, जिसको दक्षिण जो है मानसून बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये किसके कारण हुआ, यहाँ पर हाई टेम्परेचर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लो प्रेशर है। यहाँ पर लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है यहाँ पर। तो हवा इस तरीके से जाती है तो भारत में जो है इंटर करती है। जब भारत में इंटर करती है भारत की तरफ, तो दो शाखाओं में बट जाती है। यहाँ पर एक जो है चली जाती है अरब सागर, एक अरब सागर में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, अरब सागर है। तो दो शाखाओं में बट जाती है, एक जो है अरब सागर में बट जाती है, एक बंगाल की खाड़ी में, दो शाखाओं में बट जाती है। अब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें होती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो पवनें होती हैं भारत के स्थल भाग में जब पहुंचती हैं तो इनकी एंट्री तीन तरीकों से होती है। पहला मानसून आता है 1 जून को। 1 जून को कहां पर पहुंचता है, 1 जून को पहुंचता है केरल के तट पर। और केरल में कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पर यह पहुंचता है और वहां पर भारी वर्षा होती है। लेकिन जो पश्चिमी घाट का पूर्वी सिरा होता है, जैसे क्या है, ये मान लेते हैं पश्चिमी घाट है, तो हवा इस तरीके से यहाँ केरल में प्रवेश की, यहाँ तक जाती है और ठंडी होकर बारिश कर देती है। इधर बारिश नहीं हो पाती है, इस कारण से तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, जो कि वृष्ट छाया प्रदेश में आ जाते हैं, वो बारिश नहीं होती है, जो केरल की पहली शाखा के कारण। तो ये रीजन पता चल गया होगा क्यों इधर बारिश नहीं होती है। तो ये 1 जून की पहली वाली शाखा हो जाती है। इसी प्रकार जो है, जो दूसरी शाखा होती है वो मुंबई से प्रवेश करती है, जो है महाराष्ट्र की मुंबई से प्रवेश करती है, 5 से 10 जून के आसपास प्रवेश करती है, और जिसके कारण मध्य प्रदेश में बहुत बारिश देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। दूसरी मानसून की शाखा जो है कि मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई से प्रवेश करती है 5 से 10 जून के बीच। इसी तरीके से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की तीसरी शाखा होती है वो गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और यहाँ से अरावली पर्वत से होते हुए जो है अरावली पर्वत से होते हुए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आसपास आती है, और यहाँ से बंगाल की जो शाखा रहती है, ये जो है बंगाल की जो शाखा रहती है, यहाँ पर आकर के पश्चिमी जो है हिमालय में, दोनों शाखा यहाँ पर टकरा जाती है और पश्चिमी हिमालय में वर्षा कराती है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दक्षिणी मानसून शाखा जो है ये 3 भागों में बंटती है। पहली आती है 1 जून को, जो कि केरल के तट पर आती है, और दूसरी शाखा जो रहती है, दूसरी शाखा वो जो है महाराष्ट्र मुंबई में प्रवेश करती है, और उसके बाद तीसरी शाखा गुजरात से होकर जाती है। इस तरीके से 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं जब हम लोग मिट्टी का अवकलन करते हैं, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो वो जो है बारिश के आधार पर रहती है। तो अगर हमें पता चलेगा कहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, कहाँ पर कम होती है, तो हम मिट्टी को भी डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर वनस्पतियों को भी डिफाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे बारिश केरल में ज्यादा होती है, महाराष्ट्र के मुंबई हाई पर ज्यादा बारिश होती है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में बारिश होती है, और यहाँ पर राजस्थान में बारिश हो नहीं पाती क्योंकि अरावली की समानांतर चली जाती है, और इधर केरल, इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा नहीं होती क्योंकि ये वृष्ट छाया प्रदेश में आ जाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो एक बार से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अरब सागर की शाखा जो है 3 भागों में बट जाती है। इसी तरीके से जो है अगर देखा जाए तो जो है जो बंगाल खाड़ी की शाखा होती है, उसका पहला प्रभाव अगर देखने को मिलता है तो पहला प्रभाव लगभग 25 मई के आसपास जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बारिश जो है सबसे पहले कहाँ पर मानसून आता है, किस राज्य में, तो केरल में बताना। लेकिन सबसे पहले अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। इसी तरीके से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा रहती है वो जो है एक शाखा म्यांमार है। म्यांमार में अराकानयुमा की पहाड़ियां पाई जाती हैं, अराकानयुमा की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जहां से क्या होता है मानसून जो है
एक शाखा जो है इससे टकरा जाती है म्यांमार के अराकान योमा पहाड़ी से, और दूसरी शाखा जाती है जो है यहाँ पर बांग्लादेश से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। उसके बाद फिर जो है असम के आसपास जो है मेघालय के आसपास होते हुए इस तरीके से जो है जाकर के अरब की शाखा और तीसरी शाखा में जाकर के मिल जाती है और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इस कारण से जो है मेघालय में वर्षा ज़्यादा होती है और मेघालय के मानसीराम में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ की वर्षा जो है विश्व में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मानी जाती है। और इसके कारण जो है कुछ बांग्लादेश में भी वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो है, और यहाँ से लौटते समय कुछ यूपी में भी बारिश होता है इसी शाखा के दौरान, कुछ जो है बिहार में बारिश देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है हम लोग समझ सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है किस तरीके से रहता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है लौटता हुआ मानसून देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छे तरीके से सुन लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो जो है आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।